गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वापस मंडे का दिन है। 5 ट्रेडिंग सेशंस हमारे पास इस वीक में है। सवेरे गिफ्ट निफ्टी जब करीब करीब सुबह 5:30-6 बजे की बात है 75 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा था। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 18 या 19 पॉइंट्स प्लस है, जबकि यूएस मार्केट्स ने फ्राइडे को इवनिंग को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। 75 से गिफ्ट निफ्टी का 20 पॉइंट्स आ जाना साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से ये मान के चल रहा था कि एक बार निफ्टी को 25,490 का लेवल टच करना चाहिए था, लेकिन वो कंटिन्यूसली लोअर टॉप और लोअर बॉटम बना रहा है, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि निफ्टी को 25,000 क्रॉस करने में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो रेंज रह सकती है वो हायर साइड में 25045 की रह सकती है और नीचे की रेंज 24845 24845 से लेके 25045 की रेंज रह सकती है। इसमें ट्रेड करना आज निफ्टी का दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर निफ्टी किसी भी वक्त 24,755 के नीचे क्लोजिंग दे दे तो वो अनदर 1,000 पॉइंट का डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। उसमें वो अनदर 1,000 डाउन ट्रेंड के डाउन पॉइंट्स के लिए वो तैयार है। मेरा कहने का मतलब है कि वो 1,000 पॉइंट वहाँ से गिर सकता है। अब हम स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आज रिलायंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। कुछ दिनों पहले टीसीएस के रिजल्ट्स आए थे। मेरा प्रेडिक्शन ये था कि टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे और वैसा ही हुआ। रिलायंस के रिजल्ट्स मुझे अच्छे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले होते तो रिलायंस का स्टॉक बोनस के डिक्लेरेशन के बाद में 250 रुपया से ज़्यादा, 250 नहीं 350 रुपया वो ऊपर से नीचे गिर चुका है। तो रिलायंस के रिजल्ट्स मुझे अच्छे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो रिलायंस यहाँ से 250 पॉइंट और गिर सकता है, और 250 पॉइंट गिरने का मतलब अकेला अकेला रिलायंस निफ्टी को करीब 400 से 500 पॉइंट गिरा देगा, क्योंकि उसके रब ऑफ इफेक्ट दूसरे स्टॉक्स पे भी आएंगे। तो मुझे रिलायंस के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब दिख रहे हैं। इस आज रिलायंस के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। विप्रो 17 को बोनस पे मीटिंग करने वाला है। जनरली ये पॉजिटिव न्यूज़ होती है, पर विप्रो का स्टॉक मुझे पसंद नहीं। पिछले कई सालों में विप्रो ने दूसरी आईटी कंपनीज़ की कंपेरिजन में बिजनेस में भी और स्टॉक में भी अंडर परफॉर्म किया, इसलिए मैं विप्रो से हमेशा दूर रहता हूँ। मैंने कभी भी विप्रो में मेरी लाइफ में ट्रेड नहीं किया, चाहे उसने कितना भी पैसा बनाया या नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है, मेरा ये मानना है कि उससे बेटर आईटी स्टॉक अवेलेबल है। अगर मैनेजमेंट का भी देखा जाए तो विप्रो का मैनेजमेंट उस तरीके से उतना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, अपना नहीं दिखा पा रहा है एक्सेलेंस जो दूसरी कंपनीज, इवन टीसीएस है, अपने इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, ये सब दिखा रहे हैं। एचसीएल टेक के भी आज रिजल्ट्स हैं और मेरा ये मानना है कि एचसीएल टेक के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और एचसीएल टेक का स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। मैं पर्सनली एचसीएल टेक को ट्रैक नहीं करता, इसलिए मैं उसके पे कोई लेवल नहीं देना चाहता, लेकिन एचसीएल टेक के रिजल्ट्स ज़रूर अच्छे आएंगे और एचसीएल टेक आईटी कंपनीज़ की रैली को यहाँ से लीड कर सकता है। और 17 को इन्फोसिस के रिजल्ट है। इन्फोसिस में कोई बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ आ सकती है। इन्फोसिस मेरे हिसाब से चलना चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी की इतना मार्केट इतना ख़राब होने के बावजूद भी 15,000 के ऊपर क्लोज करने में वो कामयाब हो गया। मैं ये चाहता था कि ये 12,250 से 12,500 आ जाए तो ख़रीदने में कंफर्ट रहेगा, लेकिन ये 15,000 के ऊपर है। अगर ये 15,000 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता है, इसमें फ़िलहाल रैली रह सकती है। फ़िलहाल ये 400 से 500 पॉइंट चल सकता है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी अगर 15,000 14,990 14,975 के एसएल के साथ आप खरीद सकते हैं 15,450 के लेवल के लिए। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, चाहे क्लोजिंग लेवल पे कीजिए, डे पे कीजिए या किसी पे भी कीजिए। लेकिन अगर 15,000 के नीचे क्लोज हो जाए तो डिक्सन में निकल जाइए। 15,000 के ऊपर जब तक बना रहता है तब तक आप बने रहिए। डिक्सन में बड़ा पैसा बन सकता है। इवन मार्केट ख़राब भी होता है तो भी डिक्सन अच्छा पैसा बना के देगा। डीमार्ट के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए हैं। डीमार्ट का स्टॉक गिर सकता है। और वैसे भी देखिए, मैं आप एक बात मानता हूँ कि इकोनॉमी में वो ग्रोथ नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इकोनॉमी स्लो डाउन में है, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो यूएस की हो, चाहे वर्ल्ड वाइड हो। इकोनॉमी कहीं से भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। जो 7.5 का जीडीपी है वो हो सकता है 6 6.5 जीडीपी आ जाए इंडिया का। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आने वाले 1-2 सालों में जीडीपी थोड़ा ख़राब रह सकता है। तो
थोड़ा सा इन सब चीज़ों में डी मार्ट हो चाहे FMCG स्टॉक्स हो, FMCG स्टॉक्स अब अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी से FMCG स्टॉक्स जो कंजम्पशन स्टॉक है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये अंडर परफॉर्म कर सकते हैं FMCG के स्टॉक्स। तो इसलिए थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए, बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली तो ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे ही है जिसमें ट्रेड नहीं बनता है, बहुत कम सेलेक्टिव स्टॉक है, टॉप 10 स्टॉक है, जो भी टॉप 10 का मतलब जो टॉप 10 स्टॉक जो परफॉर्म करेंगे, जिसमें CDSL है, BSE है, जोमेटो है, MCX है, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, बजाज ऑटो है, इन्फोसिस है, और इस तरह के कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे पसंद आते हैं और उन पे हम ट्रेड करके स्टॉक ऑफ द डे डेली पहचान के हम पैसा बना सकते हैं। नाम इंडिया परसों 700 रुपीज़ के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ, कोई उसमें कुछ न्यूज़ नहीं है, लेकिन 50-60 रुपये वो चला गया, 9% चला है। तो अगर नाम 700 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करता है कंटिन्यूसली, नाम में आप बाय कर सकते हैं। नाम मेरे को लगता है 745 आ जाएगा, लेकिन जब भी 700 के नीचे क्लोज करे वापस निकल जाइए। तो नाम बड़ा ही ऑपरेटर बेस स्टॉक दिखाई देता है मुझे, और बिना किसी कारण के गिर जाता है, बिना किसी कारण के चल जाता है, लेकिन नाम में फ़िलहाल मुझे बाइंग दिखाई दे रही है। 50 रुपया वो फ्राइडे को चला है। चाइना में स्टिमुलस पैकेज जो एक्सपेक्टेड था फ्राइडे सैटरडे को, वो नहीं आया, तो मेटल सेक्टर में कोई तेज़ी फिलहाल दिखाई नहीं देती। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है मेटल सेक्टर में ओवर रहेंगे, मेटल सेक्टर से दूर रहिए। फिलहाल मेटल सेक्टर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उसमें थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। ईरान और इज़राइल के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ, आज दोपहर के बाद मैं शायद बना दूंगा एक वीडियो, जिसमें मैं इज़राइल और ईरान के जो वॉर है उसके बारे में बात करने की कोशिश करूँगा जितना मुझे आता है। मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है उतना मैं ज़रूर इसमें बात करूँगा, और स्टॉक मार्केट पे इसके क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं इसके बारे में बात करूँगा। फिलहाल इज़राइल ने इस वीकेंड में कोई रिटेलिएट नहीं किया, तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन क्रूड वापस $80 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर कोई बड़ा एस्केलेशन होता है तो वापस वो 80 क्रॉस कर सकता है, लेकिन इतने टेंशन्स के बावजूद क्रूड ऊपर टिक नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्रूड में गिरावट दिखाई देती है। क्रूड में गिरावट का मतलब है क्रूड एक वर्ल्ड इकोनॉमी में रिसेशन जरूर आ सकता है। तो क्रूड के प्राइसेस पे ध्यान रखिए। क्रूड अगर $90 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो वो एक रिसेशन ट्रिगर कर सकता है। आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 1 मंथ लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा सेल आ सकता है। 150 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, वैसे भी ओवर प्राइस स्टॉक है। मेरे को लगता है एक बार 120-125 रुपये आ जाना चाहिए, वहाँ पे सेटल हो तो उसके बाद में बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बाय करना चाहिए। तो आज के लिए मेरे ये स्टॉक्स है और ये कमेंट्री है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके करें। किसी भी तरह से मैं पिछले कई दिनों से कोई सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा, इतने अच्छे कंटेंट्स देने के बावजूद सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए अपने फ्रेंड्स या फैमिली से, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सी यू सून, थैंक यू, टेक केयर, बाय।